हेलो प्यारे साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो डेरिवेशन है वो पिछले 3 से 4 दिनों से स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी इस चैप्टर की अंतिम डेरिवेशन होने वाली है और ये डेरिवेशन भी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी मैंने डेरिवेशन आपको करा दी है ऑलमोस्ट इस चैप्टर की सारी ही डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी और तो आप उन सभी डेरिवेशन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका पहला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो आगे का सेकंड चैप्टर है वो भी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आज की जो डेरिवेशन है हमारी वो है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे साथियों, ये हमारा गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। पिछली क्लास में इसके 2 अनुप्रयोग मैंने ऑलरेडी आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ये हमारा गॉस की प्रमेय का 3rd अनुप्रयोग होने वाला है। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करती हूँ कि आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए हम इसको एकदम बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ये अनुप्रयोग है ये कहता है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि इसमें जो कह रहा है वो है एक समान आवेशित गोलीय कोश, यानी कि इस डेरिवेशन के अंदर हमें एक गोलीय कोश लेना होगा जिस पर जो आवेश होता है वो एक समान होना चाहिए। यानी कि कोई गोलीय कोश लेना है और उस पर जो चार्ज है, जो हमारा आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो हम उसी प्रकार से यहाँ पर एक गोलीय कोश मान लेते हैं। देखिए प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर एक गोलीय कोश ले लिया है। मैंने यहाँ पर एक गोलीय कोश ले लिया है और इसकी जो रेडियस है, इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या है वो मैंने कैपिटल R मान ली है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर एक गोलीय कोश मान लिया है और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने कैपिटल R मान ली है। अब जो एक गोलीय कोश मैंने यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन में बोला है कि आवेशित होना चाहिए। लिखा है ना कि एक समान आवेशित गोलीय कोश, यानी कि ये गोलीय कोश तो मैंने ले लिया है लेकिन इस पर जो चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित होना चाहिए। तो चलो हम इस पर जो हमारा आवेश है, जो हमारा चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर एक गोलीय कोश ले लिया है और जिसकी रेडियस मैंने कैपिटल R मानी है। देन इसके पश्चात मैंने जो हमारा आवेश है, जो चार्ज है वो एक समान रूप से इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित कर दिया है। अब बात आती है कि इस गोलीय कोश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए। तो हम इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे और जब हमें इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो इस गोलीय कोश के बाहर हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो ये प्रयोग है वो हमारा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है और जब गॉस की प्रमेय का इसमें यूज होगा तो इसीलिए इसके चारों ओर, इसके बाहर भी हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो आइए अब इस पृष्ठ के चारों ओर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई गोलीय कोश लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर जो हमारा चार्ज है, जो हमारा आवेश है वो एक समान रूप से मैंने वितरित कर दिया है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए इस गोलीय कोश के चारों ओर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है।
जिसकी त्रिज्या हमारी स्मॉल r हो जाएगी। इस गोलीय कोश के केंद्र से इस गॉसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो हमारी स्मॉल r हो जाएगी। आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई गोलीय कोश लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस गोलीय कोश पर इसके पृष्ठ पर जो हमारा चार्ज है, जो हमारा आवेश है, वो एक समान रूप से वितरित है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमें इस पृष्ठ के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करना ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने इस गोलीय कोश के बाहर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जब मैं इस गॉसियन पृष्ठ के छोटे से हिस्से का यानी कि अल्पांश का वैद्युत फ्लक्स निकाल लूँगी और जब इसको मैं समाकलन कर दूँगी तो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स निकल कर के आ जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा कि मैंने यहाँ पर एक पृष्ठ माना है जिसको हम अल्पांश के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, जो ये अल्पांश शब्द है इसको मैंने अच्छे तरीके से पिछली क्लास में भी आपको समझाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि अल्पांश का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा। सपोज करिएगा कि अगर आपने कोई सेब लिया है और उस सेब को आप उसका थोड़ा सा हिस्सा काट कर अलग कर देते हैं, तो जो आपने थोड़ा सा हिस्सा काट कर अलग किया है तो उसको ही हम अल्पांश के नाम से जानेंगे। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर जो गोलीय कोश लिया हुआ है तो इसका भी मैंने एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर लिया है, तो इस छोटे से हिस्से को मैं अल्पांश के नाम से जानूँगी। अब यहाँ पर एक बिंदु P मान लेती हूँ जिस पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करूँगी और यहाँ पर एक और बिंदु P डैश मान लूँगी मैं। अब आपको जैसे मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमारी दूर की ओर होती है, यानी कि जिस प्रकार से धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो दूर की ओर होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी दूर की ओर होगी, यानी कि बाहर की ओर होगी। तो मैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा देती हूँ, यानी कि ई वेक्टर। अब बात आती है कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा किधर की ओर होगी। तो प्यारे साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो अल्पांश पृष्ठ से ठीक लंबवत बाहर की ओर होता है। जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो अल्पांश पृष्ठ से ठीक लंबवत बाहर की ओर होता है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर अल्पांश की दिशा भी बता देती हूँ कि जो हमारा डीए वेक्टर की दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ही समान होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन समान है, और जब दोनों की डायरेक्शन समान होती है तो उनके बीच में कोण तो बनता है, लेकिन वहाँ पर जो कोण यानी कि जो थीटा होता है उसका मान 0 हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसको मैं थीटा के नाम से जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर होगी। उसी प्रकार जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है यानी कि डीए वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के समान होगी, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो भी अल्पांश पृष्ठ से
ठीक लंबवत बाहर की ओर होता है। और जब इनके दोनों के बीच में एक थीटा कोण बनता है जिसका मान हमारा 0 हो जाता है। 0 इसलिए हुआ प्यारे साथियों क्योंकि जब दोनों की डायरेक्शन समान हो जाती है तो वहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाता है। तो अब हम इसका जो ये अल्पांश है इसके कारण वैद्युत फलक निकालेंगे और जब इसका हम समाकलन कर देंगे तो हमारा जो टोटल वैद्युत फलक होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलो अब आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए जो इस गोलीय कोश के 3 पृष्ठ हैं। एक तो हो जाता है हमारा जो यहाँ पर गोलीय कोश मैंने लिया है, एक तो इसके पृष्ठ पर निकलेगा और इसके बाद इस गोलीय कोश के बाहर निकलेगा और तीसरा इस गोलीय कोश के भीतर निकलेगा वैद्युत फलक। तो सबसे पहले मैं इस गोलीय कोश के बाहर निकालूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। अब देखिएगा कि मैं केवल अल्पांश के कारण यहाँ पर निकालूंगी और उसका मैं समाकलन कर दूंगी तो जो हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरा हुआ जो वैद्युत फलक होगा वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलो अब हम इसको निकाल देते हैं। अब मैं इसका समाकलन करके ही संपूर्ण का निकालूंगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फलक अब आप यहाँ पर देखिए मैं कुल निकालूंगी। कुल निकालने के लिए यानी कि टोटल वैद्युत फलक निकालने के लिए मैं इस अल्पांश वैद्युत फलक का समाकलन कर दूंगी। तो जो हमारा कुल वैद्युत फलक होता है हम उसको प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर के क्लोज इंटीग्रेशन ई डी फाई ई। अब यहाँ पर देखिए आप डी फाई मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अल्पांश के कारण यहाँ पर वैद्युत फलक निकाल रही हूँ। जो हमारा अल्पांश होता है उसे हम डीए से प्रदर्शित करते हैं और जो हमारा अल्पांश के कारण उसको हम जो हमारा अल्पांश होता है उसे हम डीए से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम इस डीए से वैद्युत फलक निकालते हैं तो उसे हम डी फाई ई बोलते हैं। तो जब मैं इस डी फाई ई का समाकलन कर दूंगी तो जो हमारा कुल वैद्युत फलक होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और सवाल ये आया होगा कि आपने क्लोज इंडिकेशन क्यों लगाया है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि जो ये क्लोज इंडिकेशन मैंने यहाँ पर लिया है तो प्यारे साथियों इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा ये गोलीय कोश है ये चारों ओर से बंद है, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लोज इंडिकेशन का प्रयोग किया है। तो जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आता है फाई ई बराबर के क्लोज इंडिकेशन डी फाई का मतलब होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसी प्रकार से आगे सोल्व करते चले जाएंगे। फाई बराबर के क्लोज इंडिकेशन ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर क्या होता है, ये एक सदिश अदिश गुणनफल होता है।
ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम अदिश गुणनफल के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है उसको हम ई डी ए कोस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। अब आप इसको आगे देखिएगा कि फाई ई बराबर के क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कोस। अब आप यहाँ पर मुझे बताइएगा कि जो यहाँ पर थीटा है उसका मान कितना है। मैंने अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जब दोनों की डायरेक्शन समान होती है तो वहाँ पर जो हमारा थीटा का मान होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर जो थीटा का मान हो जाएगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और इसी को इस प्रकार आगे बढ़ाते जाइएगा। फाई बराबर के क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब आपको पता होगा क्योंकि आपने 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी। त्रिकोणमिति के अंदर हमको ये सारे इनके मान याद कराए जाते हैं कि कोस 90 का कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको याद कर लीजिएगा क्योंकि 12th क्लास में वे भी यूज़ आते हैं कहीं कहीं, तो आप उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो जो हमारा कोस 0 का मान होता है वो होता है प्यारे साथियों हमारा 1। इसके बाद फाई ई बराबर के क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। जब आप किसी भी संख्या की 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है जिस संख्या से आपने 1 में मल्टीप्लाई किया था। इसके बाद मैं आपको इधर समझा देती हूँ। हमारा जो रिज़ल्ट यहाँ हमें प्राप्त हुआ है वो हुआ है फाई ई बराबर के क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा ई है यानी कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको मैं बाहर लिख लेती हूँ और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए का मैं समाकलन कर देती हूँ। अब आपकी जानकारी के लिए मैं इधर बता देती हूँ कि जो हमारा 1 के सापेक्ष dx का समाकलन होता है वो होता है हमारा x। उसी प्रकार से जो हमारा 1 के सापेक्ष dy का समाकलन होता है वो y होता है। उसी प्रकार से जब 1 के सापेक्ष dA का समाकलन होता है तो वो हमारा a होता है। इसी प्रकार से जब 1 के सापेक्ष dz का समाकलन होता है तो वो z हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर dA का 1 के सापेक्ष dA का समाकलन कर रहे हैं तो इसका जो समाकलन हमारा होगा वो a होगा। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि जब हम 1 के सापेक्ष dA का समाकलन करते हैं तो हमारा a होता है। तो मैं यहाँ पर इसका समाकलन कर देती हूँ। फाई ई बराबर के ई ए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो हमारा वहाँ पर a निकल कर के आया है तो प्यारे साथियों जो a है वो इस संपूर्ण गोलीय कोश का क्षेत्रफल है और जो हमारा क्षेत्रफल होता है गोलीय कोश का वो हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैं इस पृष्ठ के बाहर निकाल रही हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है जो r है वो स्मॉल r है। तो मैं इसका जो क्षेत्रफल मानूंगी वो यहाँ पर मैं 4 पाई आर स्क्वायर ही मानूंगी क्योंकि वहाँ पर भी जो त्रिज्या दी गई है वो स्मॉल r दी गई है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको आगे सोल्व करते हैं। फाई ई बराबर के ई
4 पाई आर स्क्वायर। यो हमारी समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गई। अब आपको बता देती हूँ कि हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, और जब हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो उसमें गॉस की प्रमेय का उपयोग होना तो लाजमी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम गॉस की प्रमेय का भी यूज़ करेंगे। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि गॉस की प्रमेय से जो हमारी गॉस की प्रमेय होती है वो होती है फाई ई बराबर के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लूँगी। अब हमें समीकरण 1 भी मिल गई है और समीकरण नंबर 2 भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे यहाँ पर LHS है वो इसके समान है, तो इसके RHS भी समान हो जाएंगे। तो हम इसके पश्चात यहाँ पर जो इसके RHS है वो यहाँ पर बराबर कर देती हूँ, यानी कि E मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 को यहाँ से उठाइएगा, E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर के, अब 2 के भी RHS को लीजिएगा, Q बटे एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो हमारा ये E है और जो हमारा यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है तो ये इसकी गुणा में है, और जब गुणा में होता है, जब हम उसको दूसरी साइड भेजते हैं तो वो भाग में जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर E बराबर के यो 1 के बटे में चला जाएगा, 1 बटे एप्सिलॉन नोट Q बटे आर स्क्वायर। फाइनली जो हमारा गॉस के बाहर हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, जो हमें यहाँ इस गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना था, तो उसका व्यंजक मैंने आपको एकदम आसानी से निकाल करके बता दिया है। उसका जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है वो है हमारा E बराबर के 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे आर। इसके बाद मैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी निकाल करके बता देती हूँ। गोलीय कोश के पृष्ठ पर देखिए, आप यहाँ अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर गोलीय कोश के बाहर तो मैंने निकाल दिया है, अब हम इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर भी मैं कल्पांश मान लूँगी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही होगी जो यहाँ पर थी, बस जो बदलाव आया है वो रेडियस का है। यहाँ पर स्मॉल r है और यहाँ पर कैपिटल R है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन के आती है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारी बाहर की ओर होगी, और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होता है वो भी ठीक लंबवत बाहर की ओर होगा, और इनके बीच में भी जो हमारा थीटा कोण बनेगा उसका मान भी 0 होगा। यानी कि कंडीशन समान है, बस थोड़ा सा बदलाव ये है कि जो हमारी रेडियस है वो इसमें स्मॉल r थी और यहाँ पर हमारी कैपिटल R है। तो बस आपको यहीं तक प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप बस थोड़ा सा बदलाव कर दीजिएगा, जहाँ पर हमारा स्मॉल r स्क्वायर दिया है, यानी कि तो वहाँ पर आप कैपिटल R का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि स्मॉल r स्क्वायर बराबर के यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर कर दीजिएगा, और इसके स्थान पर यहाँ आप रख लीजिए E बराबर के 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे कैपिटल R का स्क्वायर।
अब आपको देखिए पूरा दोबारा से निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से निकल जाता है। जो कॉन्सेप्ट है, जो वहाँ पर कंडीशन है वो समान थी, इसलिए बस आपको थोड़ा सा ही बदलाव करना है। जहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर है वहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर रख देना है और गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी हमारा जो सूत्र है वो हमें प्राप्त हो चुका है। अब जो तीसरा इसमें कंडीशन थी वो ये थी कि इस गोलीय कोश के अंदर भी हमें निकालना है, यानी कि जो हमारा ये गोलीय कोश था इसके बाहर का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसका सूत्र तो मैंने ज्ञात करवा दिया है। इसके बाद इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर भी हमें निकालना था, तो उस पर भी मैंने आसानी से आपको इसका व्यंजक बता दिया है कि किस प्रकार से निकल कर के आता है। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें 3 जगह हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होता है। अब मैंने इसके पृष्ठ पर भी निकाल दिया है और इससे बाहर भी निकाल दिया है। अब बात आती है कि इस गोलीय कोश के अंदर, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इस गोलीय कोश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इस गोलीय कोश के अंदर आवेश ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं निकलेगी, क्योंकि जब यहाँ पर आवेश, जो हमारा यहाँ पर चार्ज है वो ही शून्य है, तो जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हमारी शून्य हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तीसरा पॉइंट, गोलीय कोश के भीतर यानी कि अंदर, क्योंकि यहाँ पर Q बराबर 0 है तो इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी हमारी 0 हो जाएगी। समझ में आया? आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो गोलीय कोश के भीतर हमें निकालना था तो वहाँ पर हमारा कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है, वहाँ पर जो आवेश है उसका मान 0 है। और जब 0 की आप विद्युत क्षेत्र के इसमें जब आप 0 को यहाँ पर रखेंगे और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संपूर्ण जो है वो हमारा 0 हो जाएगा और जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलेगा वो भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों ही जगह मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल कर के बता दिया है। आई होप आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।